हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर्टिस्ट लाइब्रेरी। हम लोग अगस्त तंत्र का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मैंने आपको बोली थी कि सारे सिलेबस के मैं अपने नोट्स से वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो अगस्त तंत्र की निरुक्ति, परिभाषा, विष की परिभाषा वगैरह प्रयोजन तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि आपको अगस्त तंत्र की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज हम देखेंगे वेग। वेग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आचार्यों का ऐसा मत है कि एक कला से एक धातु से भी लेकर दूसरी धातु के बीच में जाने में जो भी समय लगता है, या जैसे जैसे धातुएं दूषित होती है उस तरीके से हम उसके वेग को डिफाइन करते हैं। आगे चलकर जब सब धातुएं दूषित हो जाती है तो उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सुश्रुत संहिता में कल्प स्थान का चैप्टर नंबर 4 का 40 नंबर के श्लोक में डिफाइन किया गया है। धात्वांतरेषु या सप्तकलाम संप्रकीर्तिता तास्वे एका अतिक्रम्य वेगम प्रपूर्वे विषम। यानी शरीरस्थ सभी सप्त धातुओं के बीच में एक विशेष प्रकार की कला से आच्छादित होती है। यानी हर एक धातु के बीच में एक कला प्रेजेंट होगी, जो क्रमशः क्रम अनुसार द्रव्य के प्रवेश को गति का निर्धारण, जो कि अभिव्यक्ति के रूप में वेग की संज्ञा दी गई है। यानी ये जो कला है वो उस विष के वेग की गति का निर्धारण करती है। यानी बात की जाए तो आचार्य चरक ने विष के 8 वेग बताए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने केवल 7 वेगों का वर्णन किया है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि आचार्य चरक ने विष के कितने वेग माने हैं, तो 8, और आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने 7 वेग का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वायु के द्वारा विष की आधी मात्रा शरीर में इन कलाओं में जाकर वहां रुककर 7 वेगों को उत्पन्न करती है। यानी आचार्य सुश्रुत का कहना है कि इन जो भी 7 कलाएं हैं, यानी बीच का जो भी गैप है एक धातु से दूसरी धातु के बीच में, यहाँ पर विष जो है वो रुकता है और वेगों को उत्पन्न करता है। और हर वेग में कुछ ना कुछ आपको लक्षण मिलेंगे। चक्रपाणी ने चरक व सुश्रुत के मतभेद को इस प्रकार बताया है कि सातों कलाओं को पार करके जांघम विष रोगी को नष्ट करने के लिए दंश स्थान पर आता है, और स्थावर विष 7 कलाओं को पार कर रोगी को मारने के लिए हृदय में आता है। इस प्रकार 8वें वेग में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो जिस प्रकार चरक के 8 वेग हैं, सुश्रुत और बागभट्ट ने 7 वेग बताए हैं। तो चक्रपाणी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को जांघम विष ने काटा, यानी किसी को सांप ने काटा या बिच्छू ने काटा, किसी प्रकार का जांघम विष है, तो वो आखिरी में आकर जहां पूरे शरीर को दूषित करके, पूरी धातुओं को दूषित करके उस दश स्थान में आएगा, यानी जहां पर उसने काटा है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही किसी ने यदि स्थावर विष का सेवन किया है, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइजनस फ्रूट या फल वगैरह खाया है, तो वो वेग जो भी सारी धातुओं को दूषित करके लास्ट में हृदय में आएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार 8वें वेग में रोगी की मृत्यु हो जाती है। फिर वेगांतर क्या है, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन लिखने को आता है। सबसे पहले यहाँ से 2 एमसीक्यू ऊपर वाले पॉइंट से फॉर्म हो गए कि आचार्य चरक ने 8 वेग, आचार्य सुश्रुत बागभट्ट ने 7 वेग माने हैं, और जो जांगम विष है वो लास्ट में दंश स्थान में आता है, जबकि स्थावर विष हृदय में आता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। देन वेगांतर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। वेगांतर क्या होता है? कालांतर या समय अवधि। यानी वेगांतर का अभिप्राय समय या कालांतर से लिया जाता है, अर्थात एक कला से दूसरी कला में जाने में जितना भी समय लगेगा उसे हम वेगांतर कहते हैं। मान लीजिए रस से लेकर रक्त धातु तक में जाने में जितना समय लगेगा उसमें उसको हम वेगांतर से डिफाइन करते हैं। ये भी सुश्रुत कल्प स्थान 4 में बताया गया है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि विष के वेग, जो भी 7 वेग सुश्रुत और बागभट्ट ने बताए हैं और 8 वेग चरक के अनुसार है, उस वेग में क्या लक्षण मिलते हैं और हम क्या चिकित्सा करते हैं, ये हम इस टेबल में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आचार्य चरक के अनुसार प्रथम वेग का लक्षण में रस धातु की विकृति होती है, और उसकी विकृति से तृष्णा, मोह, दंत हर्ष, प्रशेक, वमथुक्लम, यानी जो भी रस धातु की दुष्टि के लक्षण है वो हमें देखने को मिलेंगे। और इसकी चिकित्सा में हम दाह कर्म और वमन कराते हैं। तो रस धातु के लिए वमन कर्म प्रशस्त है, तो यहाँ पर हम वमन करवाते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट के अनुसार, यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार बात की जाए तो वायु के बाद रस धातु विकृत होती है, जबकि बागभट्ट ने प्रथम वेग में रक्त धातु की विकृति मानी है। इन्होंने जिह्वा श्याम वर्ण की होना,
जड़त्व यानी जिह्वा का जड़ता हो जाना, और श्वास में कृच्छता यानी श्वास लेने में डिफिकल्टी बताई है। और प्रथम वेग की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने वमन के उपरांत शीतल जल से परिषेक करने का कहा है। देन हम द्वितीय वेग के लक्षण की बात करते हैं, तो आचार्य चरक ने रक्त धातु की विकृति मानी है। शरीर में विवरणता होगी, भ्रम, कंपन, मूर्छा, कंडू जो भी रक्त के दूषित लक्षण है, जमाई आना और श्वास कृच्छता या तमक श्वास होना यहाँ पर बताया। जबकि सॉरी, इसकी चिकित्सा देख लेते हैं। तो चिकित्सा में मधु, गोघृत, गोमय, ईख रस, ग्राम्य पशु रस यानी बकरे का मूत्र काली मिट्टी में मिलाकर रोगी को पिलाने के लिए कहा है। लेकिन आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने द्वितीय वेग में मांस धातु की विकृति होना बताया है, और इसके लक्षण है कंपन, शिथिलता, कंठ में दर्द, हृदय में वेदना, और इसके लिए चिकित्सा हम करेंगे तीव्र विरेचन। देन आता है तृतीय वेग का लक्षण। तो तृतीय वेग में आचार्य चरक ने मांस धातु की विकृति बताई है। मांस धातु की विकृति होने पर कंडू, चकत्ते, शोथ और शोफ का होना बताया। इसी की चिकित्सा में हम क्षार अगत का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पीजी से क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने तृतीय वेग में मेद धातु की विकृति बताई है। इसमें तालु में शोथ होना, अमाशय शूल, नेत्र में विवर्णता और नेत्र शोथ युक्त हो जाते हैं। नेत्र से रिलेटेड व्याधि के कारण इसमें हम नस्य और अंजन का प्रयोग करेंगे और साथ ही अगतपान भी देते हैं। चतुर्थ वेग में आचार्य चरक ने मेद धातु विकृति बताई है। इसमें वात आदि प्रकोपित होते हैं, इसमें वमन, अंगमर्द और मूर्छा जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसकी चिकित्सा में हम गोबर रस का प्रयोग करते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने अस्थि धातु की विकृति बताई है। इसमें तोद, हिक्का, प्यास लगना, आंत्र कुंजन, काश इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। चिकित्सा में हम कैथ पत्र, मधु, गोघृत का मिश्रण बनाकर लेप करना बताया है। पंचम वेग में एनआईए में क्वेश्चन आया हुआ है, अस्थि धातु की विकृति होती है। कोई भी वस्तु आकाश नील वर्ण का दिखाई देता है और तमा दोष की प्रधानता होती है, यानी नेत्र से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है कि आकाश नील वर्ण का दिखाई देता है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पंचम वेग का लक्षण है। और इसकी चिकित्सा में हम नस या अंजन यूज करेंगे। फिर आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट के अनुसार मज्जा धातु की विकृति होगी। क्यों एक आगे पीछे चल रहे हैं हम, क्योंकि सुश्रुत और बागभट्ट ने सीधे रक्त धातु से विकृति मानी है प्रथम वेग में। तो पंचम वेग में मज्जा धातु विकृति होगी। कफ श्राव, सर्वदोष प्रकोप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचम वेग में सर्वदोष प्रकोप होता है। विवरणता, पक्वाशय में वेदना और संधिशूल, तो सर्वदोष प्रकोप इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चिकित्सा में हम मधु, मुलैठी का अगतपान देते हैं। फिर छठे वेग के लक्षण में मज्जा धातु की विकृति होती है। हिक्का लक्षण देखने को मिलता है, पीजी के में आया हुआ क्वेश्चन है, हिक्का किस वेग में मिलता है, तो छठे वेग में। इसकी चिकित्सा में हम संज्ञा स्थापन द्रव्य, वचा, अश्वगंधा जल में मिलाकर पान करवाते हैं। और सुश्रुत और बागभट्ट के अनुसार शुक्र धातु की विकृति होगी, तीव्र अतिसार होता है, बुद्धि का नाश होता है और विभ्रंश होता है, इसलिए हम यहाँ पर अवपीड़न नस्य का प्रयोग करते हैं। फिर सातवां वेग, तो सातवें वेग के लक्षण आचार्य चरक के अनुसार शुक्र धातु की विकृति होगी। इसमें स्कंद भंग यानी ड्रॉपिंग शोल्डर देखने को मिलता है। इसकी चिकित्सा में हम एंटीडोट यानी प्रतिविष देते हैं। देन आता है सातवें वेग में आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट के अनुसार तो लास्ट है, तो ओज की विकृति होगी, स्कंद भंग होगा, श्वास अवरोध होगा और इसी के बाद मृत्यु हो जाती है। इसमें हम अपपीड़न वश और काकपत चीड़ा यानी हेड में जैसे कौवे के पैर होते हैं तीन, इस तरीके से हम चीरा लगाते हैं, उसको काकपत चीरा कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि काकपत चीरे का उपयोग हम कौन से वेग में करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो सातवें वेग में। देन अष्टम वेग जो कि केवल आचार्य चरक ने माने हैं, इसमें हृदय प्रदेश में विकृति होती है, पर ओज का नष्ट होना, ये तो ओज लास्ट में ओज नष्ट होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। इसके चिकित्सा में हम पलाश के बीज चूर्ण में आधा भाग मोरपित्त मिलाकर रोगी को पान कराते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में बनाइए, समझ के इसको पढ़िए बार बार, तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा वेग की बात की जाए तो ये क्वेश्चन पीजी के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में और सुश्रुत में भी हमको देखने को मिलता है, पशु पक्षियों के वेग में भी विश्व के वेग का वर्णन किया गया है। तो पशुओं में 4 वेग होते हैं जबकि पक्षियों में 3 वेग होते हैं। कैसे याद रखेंगे हम, तो पशुओं के 4 पैर होते हैं इसलिए 4 वेग हैं, ये हमको एक चीज याद रखनी है।
पहले विवेक में पशु को यदि किसी भी प्रकार का विष यदि वो सेवन कर लेता है या उसे कोई भी जांघम पशु पक्षी काट लेता है, तो पहले वेग में शरीर में पीड़ा, दूसरे वेग में कंपन, तीसरे वेग में निष्क्रियता यानी वो एकदम जैसे कोमा में जाते हैं वैसा पड़ा रहेगा, चौथे वेग में श्वास की वृद्धि और अंततः मृत्यु हो जाती है। तो क्या हमने समझे, पशुओं में पहले वेग में शरीर में पीड़ा, दूसरे में कंपन, तीसरे वेग में निष्क्रियता और चौथे वेग में श्वास वृद्धि और अंततः मृत्यु होती है। लेकिन पक्षियों में पहले वेग में बेचैनी या उद्विग्नता यानी उसको घबराहट से होगी, दूसरे वेग में उसको चक्कर आएंगे और तीसरे वेग में अंग प्रत्यंग शिथिल होकर अंततः मृत्यु होती है। तो ये हमारा वेग, वेग के लक्षण, चिकित्सा और पशु पक्षियों में वेग से रिलेटेड टॉपिक था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न और आयुर्वेद के अपलोड करती रहूंगी, इस सब्जेक्ट की और अदर सब्जेक्ट्स के ऑल्सो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।